नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर गोस्वामी सर आपके सामने पेश है आज का टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने फंडामेंटल राइट पार्ट 1 बना दिया था और आज मैं फंडामेंटल राइट पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। बस आपने तो ये वीडियो देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये पहले वाला फंडामेंटल राइट पार्ट 1 कैसा लगा और पार्ट 2 के बारे में भी बताना है आपने। देखिए दोस्तों, आप जितना इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाकर इसको शेयर भी कीजिए। देखिए, मेरे पास सोर्स की कमी है, मेरे पास डिजिटल कैमरा नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो जैसे जैसे आप इस मेरी वीडियो को प्यार देंगे, ऐसे ही ऐसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा और फ्री में कराऊंगा मैं आपको सारा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग आपको सारा फ्री में करवाऊंगा मैं। कोई आपका पैसा लगने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो वो छोटी छोटी वीडियो पाके आपको प्रभावित कर लेते हैं और उसके बाद आपको उनका कोर्स खरीदना पड़ता है। कम से कम एक सब्जेक्ट 70,000 में पड़ता है। अगर हिस्ट्री 70,000 में, पॉलिटी 70,000 में, इकोनॉमिक्स 40,000 में, ऐसे ऐसे आपके 3-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। और मैंने ये किया कि मैं एजुकेशन को फ्री में बांटूंगा, बिल्कुल ही बेचूंगा नहीं इसको बिल्कुल भी कहीं पे भी। तो प्लीज आप मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको लाइक करो, ताकि मैं अच्छे सोर्स पैदा कर सकूं। डिजिटल कैमरा आ सके, डिजिटल बोर्ड, क्योंकि डिजिटल बोर्ड 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आता है और कैमरा भी 2.5 लाख से कम नहीं आएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को जितना देखेंगे, जितना शेयर करेंगे, और आने वाले दिनों में मैं एक से एक बढ़कर और भी आपको टॉपिक लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आप देखो कि आपको जितना, बेशक क्वालिटी इसकी डाउन होगी थोड़ी सी, क्योंकि मोबाइल फोन से बन रही है ये वीडियो, पर कंटेंट में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कमी नहीं आएगी। कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। ये आप अगर ध्यान से देखो ना, 10-12 बुक से पढ़ोगे तब आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको तो सिर्फ सुनना है और नोट्स बनाने हैं, आपका पेपर निकल जाएगा, आप फेल नहीं होंगे जिंदगी में। तो हम शुरुआत करते हैं आज के अपने पार्ट 2 से। देखिए, मैंने 12 से लेकर 18 तक का आपको आर्टिकल पढ़ा दिए थे पार्ट 1 में। जिसने नहीं देखा तो मेरा पार्ट 1 देख लो फंडामेंटल राइट का, उसके बाद 2 देखना। तो आज 2 स्टार्ट है। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि ज्यादा से ज्यादा जब आप वीडियो देखते हो तो इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाएं, शेयर भी करें फेसबुक पे, क्योंकि जितना आप ये वीडियो देखेंगे इतना मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको पता है कि उतने मैं सोर्स खड़े कर पाऊंगा। देखिए, आज हमारे पास आर्टिकल है 19, ये पार्ट 2 है जी, फंडामेंटल राइट का पार्ट 2, फंडामेंटल राइट का पार्ट 2। 18 तक मैंने पढ़ा दिया था और आज हमारे पास जो है वो आर्टिकल 19 है। देखिए, 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास। देखिए, स्वतंत्रता, अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो ये पूछ लेते हैं कि मूल संविधान में, जब संविधान बना था, जब संविधान बना था इसमें कितने, इसके अकेले 19 की बात कर रहा हूं मैं, कि अकेले 19 में कितने राइट थे, तो 7 राइट थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। फिर पूछ लेते हैं, क्या प्रेस की स्वतंत्रता, क्या प्रेस की स्वतंत्रता इसमें है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता इसमें है? हाँ जी, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें है। ये कब ऐड किया गया? ये किया गया 1985 में। कब ऐड किया गया? 1985 में, क्योंकि एक केस हुआ था इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो हमारे पास बोलने का अधिकार है, बोलने का राइट है, हमारे पास अधिकार है, तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है। देखिए, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि प्रेस की
स्वतंत्रता हमारे किस राइट में दी गई है? तो हमारे 19वें राइट में दी गई है। कई बार पूछ लेते कि प्रेस की स्वतंत्रता को कब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की? 1985 में। कौन सा केस था? इंडियन एक्सप्रेस। देखिए इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है ये सिर्फ भारतीयों को मिले हैं। किसको मिले हैं? भारतीयों को, मतलब इंडियन लोगों को ही मिले हैं, ये विदेशी लोगों को नहीं मिले, सिर्फ इंडियन लोगों को। और एक विशेषता और क्या है? राज्य इस पे रोक लगा सकता है, और इसको सीमित कर सकता है, कम या घटा भी सकता है, और इस पर रोक लगा सकता है। वो मैंने आपको बता दिया था कि कब कब इस पे रोक लगाई जाएगी, जब आपने वो पढ़ा था हमारे वाला 358 में जाकर कि कैसे रोक लगाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा 19 हो गया। और उसके बाद आप पूछेंगे कि कौन सा मूल संविधान एंड हुआ? इसमें देखिए एक हुआ 44th अमेंडमेंट से 1978 में जो हमारे पास अमेंडमेंट हुई थी, राइट टू प्रॉपर्टी, वो कम हो गया। पूछ लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी कहां पर हुई थी? 91 क्लोज 1 F में थी राइट टू प्रॉपर्टी। तो जिसकी वजह से अब 6 रह गए हैं, 7 नहीं है। तो अब हमारे पास 19 में कितने राइट है? 6 राइट है। वो 6 राइट कौन कौन से हैं अभी बता रहा हूं मैं आपको। देखिए पहला है हमारे पास बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार मतलब आपने देखा होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई भी समाज में कुछ मुद्दा उठता है, तो आजकल तो मीडिया का जमाना है, लोग मीडिया पे, फेसबुक पे लाइव होके, जैसे किसी ने भी चैनल खोल रखे हैं, यूट्यूब पे चैनल है, न्यूज चैनल बना रखे हैं, फेसबुक पे चैनल है, व्हाट्सएप पे चैनल है, तो वहां पे लोग आके अपनी राय देते हैं। बट राय क्या देनी है? आपने देखा होगा कि कई बार सरकार किसी के यूट्यूब पेज पे, जब फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज पे या फेसबुक पेज पर जो उन्होंने चैनल बनाया होता है, उस चैनल को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे पास बोलने का अधिकार है। आपके पास बोलने का अधिकार है, बट ये सीमित है। मैं आपको बता चुका हूं कि सरकार इस पे रोक लगा सकती है। सीमित कैसी? कि आप अपने देश के प्रभु सत्ता के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते, आप अपने देश की अंदरूनी बातें लाइव होकर बता नहीं सकते। अगर आप ये करोगे तो आपको उसके विरुद्ध अरेस्ट भी किया जा सकता है, और आपके जो चैनल बने हैं या कुछ भी बने हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो अपने राइट को जाने हम मतलब फेसबुक पे किसी कैसी, या कह दें कि किसी अच्छे बंदे को फॉलो करते हैं, उस बंदे का चैनल सरकार ने बंद कर दिया, तो हम अचानक गालियां देना शुरू कर देते हैं सरकार को। समझिए आपका राइट है, पर बोलना क्या है? बोलना दायरे में रह कर, बोलना संविधान के बीच रह कर है। ये फालतू अगर बोलोगे तो सरकार या सुप्रीम कोर्ट आपको इसके लिए दंडित भी कर सकती है। बोलने का अधिकार होगा। उसके बाद देखिए आपके ये फर्स्ट हो गया। दूसरे नंबर पे है सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन, इकट्ठ करने, जिसको पंजाबी में बोलते हैं इकट्ठ करने का, सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन क्या है कि देखिए अगर जैसे किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन सरकार के जो अपना किसान बिल बनाए थे उनके ऊपर हुआ था, सम्मेलन किया था। और जैसे अभी सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में हड़ताल कर रखी है आम आदमी सरकार के विरुद्ध कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, जैसे एनपीएस है, पेंडू भत्ता है, या फिर उनका जो भी वो मांग रहे हैं डीए अलाउंस है वो नहीं दिया गया, या फिर किसान आंदोलन, किसान है जो पंजाब के, वो अपनी गन्ने की खेती के लिए या मूल्य बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, चंडीगढ़ में राज्यपाल के विरुद्ध धरना लगा रखा था। तो ऐसे इनका सम्मेलन करना है। सम्मेलन का ये है कि आप इकट्ठ कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं,
विरोध कर सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, हथियार रहित होना चाहिए। आपके सम्मेलन में से ये नहीं कि आप बंदूक, बम, पिस्टल, लठ, गड़ासियां, ऐसे ऐसे सामान लेकर जा रहे हैं। नहीं, आप सम्मेलन कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, आप इकट्ठ कीजिए, बट वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, वहां पे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। आप किसान आंदोलन अगर जीते हैं तो इसीलिए जीते हैं क्योंकि उन लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक किया था, क्योंकि आपको सरकार प्रवोक करती है, भड़काती है कि आप इस दायरे से बाहर जाइए और हम आपका आंदोलन तोड़ेंगे। जितने जितने आंदोलन पास हुए हैं सारे शांतिपूर्वक हुए हैं। जैसे आजकल के लड़के हमारे जल्दी गुस्से में आ जाते हैं कि चलो ये ऐसे 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 आंदोलन जीते नहीं जाते। सिर्फ और सिर्फ इस कानून के मुताबिक रह के, उस दायरे में रह के आप आंदोलन जीत जाते हैं। अच्छा भला अभी भी एग्जाम्पल था हमारे पास किसान आंदोलन। उसके बाद है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ग्रुपिज्म, संघ बनाना, ग्रुप बनाना। आपने देखा होगा अभी मैं किसान आंदोलन जैसे बना हुआ, ये संघ बना हुआ है, अलग अलग बने हुए हैं। हमारे पंजाब में भी किसान आंदोलन है, यूपी वाले किसान इकट्ठ है, जैसे मुलाजमों का संघ बन जाता है, गवर्नमेंट टीचर यूनियन है, क्लर्क ने अपना संघ बनाया हुआ है, एससी कैटेगरी ने अपना एक संघ बनाया हुआ है, ओबीसी ने अपना संघ बनाया हुआ है, कंबोज कैटेगरी ने अपना संघ। मतलब यहाँ पे जितने रहते हैं सबको क्या होता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, संघ बनाने की। देखिए इसी संघ बनाने में एक और आपके पास ऐड कर दिया गया था 97 अमेंडमेंट 2011 में। सहकारी समितियां, सहकारी सोसाइटी नहीं होती जो विलेज में सोसाइटीज होती हैं, वो सोसाइटी भी इसी में ऐड कर दी गई थी। वो कब करी थी, 97 अमेंडमेंट 2011 में, कि आप अपने विलेज में सरकार का एक कर्तव्य होगा कि वो एक सोसाइटीज बनाए। वो कुछ प्राइवेट बंदे मिलके, कुछ सरकारी बंदे मिलके, जहां पूरे के पूरे सरकार के द्वारा क्या बनाई जाए, विलेज में सोसाइटीज बनाई जाए। आपने देखा होगा कि हर विलेज में एक सोसाइटी होती है सरकारी, अलग से उनका बैंक होता है, वो किसानों को कर्जे देते हैं। तो ये सोसाइटी भी अगर आई है वो 97 अमेंडमेंट 2011 में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सरकारी सोसाइटी बनाने का जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट में कहां पे है। ये हमारे पास ये 19 क्लोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उसके बाद हमारे पास चौथा है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। देखिए आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। बट जहां पे सरकार ने वर्जित किया हुआ है, जहां पे सरकार आपको बोलती है कि आपने कहीं उस क्षेत्र में नहीं जाना, तो देखिए आप जा नहीं सकते। जहां पे युद्ध हो रहा है और आप कहेंगे हमने तो वहां पे जाना है, ऐसा नहीं होगा। जहां, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये इस आर्टिकल को सीमित समझो, सीमित है ये सरकार की तरफ से, ठीक है जी। उसके बाद भारत के भीतर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, आवास बनाना। देखिए आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, आपको स्वतंत्रता। अगर मैं पंजाब में रहता हूं, मैंने हरियाणा में घर पाना है तो मैं अपना लेकर वहां पे घर पा सकता हूँ। यूपी में मैं जा सकता हूँ, बिहार में जा सकता हूँ। बट जहां पे सरकार ने मना किया हुआ कि आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते, तो मैं नहीं खरीद सकता। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता कि मुझे स्वतंत्रता है। बट इसमें लिखा हुआ कि भाई सरकार ने यहाँ पे मना किया हुआ है तो आप अपना अदालत या कोर्ट मत जाओ, हार जाओगे वहां पे, राइट अपने जान लो। हाँ, बिजनेस करना, अपनी मर्जी का कोई भी हम बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, किसी प्रकार के व्यवसाय हम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बट ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो सरकार ने रोका हुआ है, जैसे अफीम, भुक्की, नजायज दारू, या फिर वेश्यावृत्ति, या लड़कियों का खरीद फरोख्त हम नहीं कर सकते। हम दासों की गुलामी, मतलब दासों को, बंदों को खरीद कर दूसरे कंट्री में नहीं बेच सकते। ये क्या किया गया, हमारे पास रोका गया है इसको। ये हमारे पास 6 प्रकार के राइट थे जो आपको 19 में मिले हुए हैं।
अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें अमेंडमेंट 2 हुए हैं। अगर आप अमेंडमेंट सुनना चाहो, अमेंडमेंट एक तो 44th अमेंडमेंट हुआ है, वो लिखा दिया मैंने 1978 में। क्या किया था इसमें 19 क्लोज 1F राइट टू जो प्रॉपर्टी था आपके पास, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया। ठीक है जी। एक अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, 97th अमेंडमेंट 2011। इसमें क्या की गई है, सहकारी सहमतियां, सरकारी जो सोसाइटी है हमारे पास वो बनाई गई है। ठीक है, ये 2 अमेंडमेंट हुए हैं सिर्फ 19 में, आर्टिकल 19 में। ये आगे जाके जो सरकारी समिति हमारे पास आर्टिकल 39 पढ़ेंगे हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसमें भी जाएंगे आपके पास 43, उसमें भी जाएंगे हम, वो आगे। इसके बाद इसका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा हमारे पास, वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है अपराध के विरुद्ध अधिकार, अपराध के विरुद्ध अधिकार। अपराध के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 20 अपराध के विरुद्ध। देखिए, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, कोई क्राइम आपसे हो गया है, ये नहीं कि सिर्फ अच्छे लोगों को अधिकार मिले। देखिए, अधिकार जो बेशक क्रिमिनल हो, एक आम इंसान हो, एक खास इंसान हो, सबके लिए राइट हैं, सबको राइट दिए गए हैं। तो हम उसी राइट की बात करेंगे अब। देखिए, अपराध के विरुद्ध राइट भी आपके पास 3 है। इसमें लिखो है कि अपराधी को तब तक हम अपराधी नहीं मान सकते तब तक उसको सजा ना मिल जाए। अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है, अदालत ने सजा तो नहीं सुनाई। हमारी इंडिया में यही है कि अगर किसी को पुलिस अरेस्ट कर ले तो हम सोचते हैं कि ये अपराधी नहीं। अरेस्ट करना और अपराध होना मतलब अपराधी घोषित करना, अपराधी घोषित करती है अदालतें। जब तक हम उसको अपराधी नहीं कह सकते जब तक उसको कोई अदालत फैसला ना सुना दे। अगर वो पुलिस ने पकड़ा और 1 महीने या 2 महीने बाद बरी कर दिया अदालत ने, तो वो अपराधी नहीं, उसको आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। जैसे श्रीकांत सुना होगा आपने, बॉलर था, आईपीएल में खेलता था, उसने कि वो किसी से पैसे लेकर फिक्स कर लिया था मैच, बट 2 साल केस चला, 2 साल केस के बाद वो बरी हो गया। अब उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम फिक्सर हो, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अदालत ने जब उसको माफी कर दिया तो आप उसको अपराधी नहीं घोषित कर सकते हो। और हाँ, दूसरा है कि दंड। देखिए, अपराधी को कितना दंड मिलेगा? अपराधी को उतना ही दंड मिलेगा जिस समय उसने जो अपराध किया है और उस अपराध करने के टाइम जो कानून में दंड लिखा हुआ था। जैसे आपने एक केस सुना होगा, निर्भया केस, दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप हुआ था बड़ी क्रूरता के साथ। इसको तो कोई मेरे ख्याल से पूरी, अगर आप इंडियन हो तो आपको इस केस के बारे में पता होगा। 2010 की, ऑलमोस्ट 2010 की बात है कि लड़का और लड़की बैठे थे, अकेले थे बस में, और उस लड़की के साथ कितना क्रूरता के साथ उसके साथ रेप किया गया था 4 व्यक्तियों द्वारा। उनमें से एक व्यक्ति जो था वो 18 साल से कम था, 16 साल का था। तो 16 साल के लिए उस समय हमारे पास क्या था कि इनको सुधार कारागार में भेजा जाएगा और इसको सजा नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसको भी उनकी तरह फांसी दी जाती, जब 20 साल की कारावास दिया जाता, क्योंकि उस समय हमारे कानून में था कि 18 साल से कम बच्चों जो अपराध कर लेते हैं उनको 2 साल की या 3 साल का शिक्षण देके उनको दोबारा जिंदगी जीने का अधिकार होगा। तो उस केस में वो एक व्यक्ति था जो छूट गया था, बट उसके बाद केस कानून में चेंज कर दिया था कि रेप के केस में या किसी और जो टिपिकल क्रिमिनल क्राइम होते हैं उनके लिए कानून ही चेंज कर दिया। अब 16 साल के व्यक्ति अगर ऐसा क्राइम करेंगे, रेप करते या कोई दोहरा मर्डर करते,
अपनी गर्लफ्रेंड को मारते 16 साल से कम व्यक्ति हो जाएगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो 18 साल के ऊपर व्यक्ति को मिलती है। अब चेंज किया, पहले नहीं, मतलब जितने कानून में लिखी गई है तब उतनी ही सजा मिलेगी। और 20(2) में लिखा है कि एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी। दोहरी सजा नहीं मिलेगी आपको, दोहरी सजा नहीं मिलेगी। कहने का भाव, अगर मैंने कोई चोरी कर ली तो मुझे चोरी केस के लिए अंदर एक बार जैसे साल की सजा या 2 साल की सजा वो मैंने पूरी करनी है, मैं जमानत में बाहर आ जाऊंगा, ठीक है जी, तो वो मेरी 2 साल के बीच कवर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल की मैंने सजा की और 2 साल के बाद फिर मुझे इसी चोरी केस में पकड़ के फिर अंदर कर दिया वही सेम चोरी, नहीं। ये अपराधियों के लिए संरक्षण है, राइट है कि भाई एक कानून, एक अपराध के लिए एक सजा। और 20(3) में क्या है कि मन मर्जी का वकील करने का, मन मर्जी का वकील, कि अपराधी अपनी मर्जी से कोई भी वकील कर सकते हैं। आपको पता है कि जब सारी बात ही अपराध की हो रही है, अपराध के विरुद्ध अधिकार है, अपराध जिससे हो गया उसको अधिकार दे रहे हैं, तो उसको अधिकार है कि आपकी अपनी मर्जी का या तो सरकारी वकील ले लो, वो सरकारी वकील निःशुल्क होता है, जो आर्टिकल 39 में पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कैसे आपके लिए एक और राइट को जैसे जैसे चेंज होते, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है समाज के अकॉर्डिंग, जो राइट है आपके वो राइट कैसे ना कैसे इकट्ठे करके राइट में डाल दिए जाते हैं हमारे, ऐसी FABCD बनाकर, तो ऐसे ही ऐड होते रहते हैं हमारे पास। तो मनमर्जी का वकील करने की भी स्वतंत्रता है अपराधी को। ये हमारे पास 20 था। अब आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 हमारे पास है राइट टू लिबर्टी। जीने का अधिकार, ये सारा के सारा जीने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं हमारे पास। देखिए इसके बीच क्या है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है सिर्फ कानून की विधि के द्वारा। कानून की विधि के द्वारा, ये अमेरिका वाला कानून या इंग्लैंड की विधि के द्वारा ही स्वतंत्रता को कम या घटाया जा सकता है। किसी टाइम भी किसी स्वतंत्रता की जरूरत पड़ी तो 21 का बताया जा सकता है। जीने का अधिकार है। देखिए हमारे पास एक केस हुआ था AK गोपालन केस। AK गोपालन केस में क्या था जी, केवल जीना है इस आर्टिकल में, केवल जीना मतलब साधारण जीना, सिंपल जो चीजें होती हैं कि आपको वो दी जा सकती हैं इस आर्टिकल में। ज्यादा इसका आर्टिकल में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हुआ मेनका गांधी केस। आप समझ जाओगे कि आगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। उसके जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। फिर हुआ मेनका गांधी 1978। इसमें कहा केवल जीना नहीं, गरीमा सहित जीना। पंजाबी में कहते अणख नाल जीना, गरीमा सहित जीना। ठीक है जी, पंजाबी च लिखना तो मैं अणख नाल जीना। समझ आ जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है जी, अणख नाल जीना। ये मेनका गांधी दे विच क्या सी, अणख नाल जीण दा मतलब कि वो सारी सुविधाएं, गरिमा के साथ जीने का मतलब है वो सारी सुविधाएं जो एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए, गरिमा पूर्ण जीने के लिए, अणख के साथ जीने के लिए चाहिए, वो सारी के सारी कहां पे होगी, 21 आर्टिकल में होंगी। जैसे आपने एक आर्टिकल सुना होगा राइट टू एजुकेशन। कहते हैं कि मैंने, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैंने बोल दिया
गरिमा सहित जीना, अंक के साथ जीना, बट अंक के साथ गरिमा सहित तो तभी जी पाएगा ना व्यक्ति जब उसको एजुकेशन दी जाएगी, और एजुकेशन भी फ्री। तो तब आया था हमारे पास, इसकी चर्चा होने लगी थी आर्टिकल 21A की, जो हमारे पास आगे ऐड होता है राइट टू एजुकेशन के रूप में। ठीक है जी, 42 अमेंडमेंट 1976 में हम ऐड करते हैं हमारे पास राइट टू, मतलब ये वाला आगे हमारे पास एक्टिव बन जाता है इसका, राइट टू एजुकेशन 2009 वो बनाते हैं हम। तो इस 21 में क्या क्या जीना है भाई, गरिमा सहित पूर्ण क्या क्या जीना। देखिए इस 21 में 34 राइट है आपके, 34 तो मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा। एक तो है आपका पासपोर्ट रखने का अधिकार, आप पासपोर्ट बनाते हैं ना, पूछ लेते हैं हर बार कि पासपोर्ट रखने का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, इसमें। जब पासपोर्ट रखने का अधिकार आ गया तो विदेश, दूसरे नंबर पे विदेश घूमने का अधिकार, विदेशों में घूमने का। देखिए आर्टिकल 19 में भारत में घूमने की इजाजत देता है, बट आर्टिकल 21 क्या देता है आपको, विदेश में घूमने की। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये पंजाब के किसी ना किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि विदेश में घूमने का अधिकार आपको किस आर्टिकल में दिया जाता है, 21 आर्टिकल में दिया जाता है। और निद्रा का अधिकार, अच्छी निद्रा का अधिकार, 34 हैं ऐसे, इस प्रकार के 34 हैं, जितने मेरे याद है मैं आपको लिखा दूंगा ऐसे ऐसे। निद्रा का अधिकार, देखिए आपने देखा होगा कि शहर में या गांव में तो लोग इतने राइट के बारे में अवेयर नहीं, बट शहरों में 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद डीजे बंद करा दिए जाते हैं। क्यों करा दिए जाते हैं, इस वजह से, क्योंकि आपकी खुशी की, आपको खुशी है ठीक है, पर दूसरे की नींद मत खराब करो। अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो जहां अपने जगराता करवाना है भाई, 10 बजे से पहले करवा लो, या फिर स्पीकर की आवाज कम कर लो, अपने परिवार वालों को सुना दो, पर सारे मोहल्ले को जगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरा एक राइट है निद्रा का, अगर मुझे अच्छी निद्रा नहीं आई तो मैं फिर आपके विरुद्ध क्या कर सकता हूँ, केस करो, आपको सजा हो सकती है। इसलिए भाई अगर आपको कोई कहता ना कि स्पीकर की आवाज कम कर लो या जगराते भाई आपका डॉन कर लो, तो कृपा करके अकड़ने की जरूरत नहीं है, बंद कर लो। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आपको सजा मिल सकती है। ब्याह की खुशी में और नशे की खुशी में इतने चूर मत हो जाना कि अगले की नींद खराब हो और वो आपको बोले कि भाई मेरी नींद खराब हो रही है, आप इसको कम करो आवाज को, तो चुपचाप कम कर लो। अगर वो अदालत चलेगा तो आपको सजा हो सकती है। साफ पानी पीने का अधिकार, ऐसे ही है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, साफ पानी पीने का अधिकार है, जहां फिर आपको हेल्थ राइट है, अच्छा इलाज करवाने का राइट है, जहां पर सरकारी हॉस्पिटलों में आपको अच्छा इलाज मिले ये आपका राइट है, जहां फिर किसी की सड़क में दुर्घटना हो गई हो और आप उस व्यक्ति को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और वो बोले कि पहले पैसे जमा करो, नहीं, उसको एट ए टाइम इलाज करना होगा, क्योंकि उसको इलाज करवाने का एट ए टाइम अधिकार है। वो पैसे पूछे तो बाद में देखेंगे। अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो आपको राइट देने से इनकार कर रहा है तो आप तुरंत की तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। और अच्छा वातावरण का अधिकार, प्रदूषित वातावरण हो रहा है तो आपको इसके विरुद्ध भी अधिकार है। आप सरकार के विरुद्ध, जहां जो व्यक्ति यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है, आप उसके विरुद्ध भी जा सकते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग फैक्ट्री के विरुद्ध जाते हैं, और क्या आपने देखा होगा कि किसानों के विरुद्ध लोग जब ये आग लगाते हैं तो कोई आम लोग भी जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर सकता है। देखिए ये हमारा राइट है, इसमें सरकार को मत कोसो। आप अगर इन्वायरमेंट को प्रदूषित करोगे तो मैं भी जाके आपके विरुद्ध अदालत में केस कर सकता हूं। ये हो गया हमारे पास। और बिजली प्राप्त करने का अधिकार आपको, क्योंकि नेसेसरी चीज, जो नेसेसरी चीज है 34 प्रकार की बहुत है, जो जीने के लिए जरूरी है, वो सारी के सारी किसमें है, इसमें है, बहुत सारी है। प्रतिष्ठा का अधिकार, सूचना का, हाँ एक वो ये भी हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 में, और इसके लिए राइट भी बनाया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। आप पढ़ते होंगे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ती होंगे आप। इस प्रकार के हमारे पास कितने राइट है, 34 राइट है हमारे पास। और एक तो 2017 में एक और ऐड कर दिए गए, जैसे कि जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी, देखिए आप अपनी मर्जी से कोई भी जीवन साथी
चुन सकते हो। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो इस प्रकार से आपके पास ये हमारा हो गया जीने का अधिकार। और हमारे पास अगला जो आ जाएगा ये जीने का अधिकार हो गया। और हमारे पास अगला हो जाएगा रत्तीनाथ केस हुआ था इसके ऊपर। रत्तीनाथ केस 1994 दिमाग में आ गया ये मेरे। रत्तीनाथ केस मैं भी कह रहा था कि कुछ भूल ना जाऊं। देखिए रत्तीनाथ केस हुआ था, इसमें लिखा है कि केवल जीने का अधिकार नहीं, मरने का अधिकार भी है। मरने का अधिकार भी क्या बोला गया इसमें रत्तीनाथ केस में? रत्तीनाथ केस हिंदी में लिखना है। रत्तीनाथ केस, देखिए रत्तीनाथ केस में क्या बोला गया था कि केवल जीने का अधिकार ही नहीं, 21 में मरने का भी अधिकार है। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा मरने का अधिकार। सुसाइड, कोई कुएं में कूद के, कोई पंखे से लड़क कर, और तो और ऐसा भयंकर सिस्टम हुआ था इंडिया में कि जो माँ बाप बुजुर्ग थे और अपने बच्चे उनको रखने के तैयार नहीं थे तो वो उनको लटका के मार देते थे। और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, हाहाकार मच गया। तो फिर एक केस हुआ ज्ञानखोर केस। एक केस हुआ ज्ञानखोर केस। इसके 2 साल बाद ही 1996 इसमें बोल दिया कि केवल जीने का अधिकार, केवल जीने का अधिकार, सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर आप सुसाइड करोगे, आप मर जाओगे, तो भाई आपके विरुद्ध मुकदमा हो सकता है कि अगर आप बच के बाई चांस आपको जेल में ठोक देंगे वो। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो अपने, इसके बारे में जानो। जो ज्ञानखोर केस हुआ था 1996 में, ज्ञानखोर केस क्या था? ज्ञानखोर केस 1996 में, और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आया था यूथेनेशिया। यूथेनेशिया, इसी के साथ एक यूथेनेशिया वाला केस हुआ था। यूथेनेशिया, यूथेनेशिया, यूथेनेशिया क्या होता है? देखिए यूथेनेशिया ना, आपने सुना होगा बाहरले देशों में होता है कि इच्छा मृत्यु होती है, कि अगर कोई व्यक्ति जीना नहीं चाहता, वो सुप्रीम कोर्ट से या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अपने जीवन का बलिदान दे सकता है। बाहरले देशों में तो है कि जैसे उनके यूथेनेशिया देकर मारा जाता है। यूथेनेशिया तो समझते होंगे आप, नहीं तो सर्च कर लेना यूट्यूब से। अब इतना टाइम तो मेरे पास है कि यूथेनेशिया एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं मैं आपके पास, ठीक है जी? राइट बता रहा हूं। यूथेनेशिया कॉन्सेप्ट है। यूथेनेशिया क्या है कि किसी के जहर का टीका देके मारना, धीरे धीरे से उसकी सांस फूल जाती है और वो मर जाता है। उसको चेयर पे बैठा लेते हैं और चेयर पे बैठा के उसको एक यूथेनेशिया टाइप का इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब यूथेनेशिया बोलते हैं उसको, जहर का इंजेक्शन दिया जाता है। अलग अलग जहर, वो बाहरले देश में, हमारे देश में नहीं। हमारे देश में यूथेनेशिया कॉन्सेप्ट है, बट हमारे देश में 2 तरह के, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव क्या है? एक्टिव उसको बोलते हैं जो व्यक्ति अपनी सांसों पे जिंदा है। जैसे मेरी एग्जांपल लो, जैसे मैं अब हट्टा कट्टा हूं और मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं इस दुनिया पे जीना नहीं चाहता, कि मेरा इन लोगों से, मेरा इस दुनिया से मोह भंग हो गया और मुझे मरने का अधिकार के बीच शामिल कर लो। बट हमारा मरने का अधिकार तो है नहीं, केवल जीने का अधिकार है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा कि अपनी इच्छा मृत्यु में लेना चाहता हूं। बहुत रेयर ऑफ द केस है कि आपको इच्छा मृत्यु मिलू, क्योंकि हमारे इंडिया में अच्छे व्यक्ति को जो हट्टा कट्टा होता है उसको इच्छा मृत्यु देने के लिए बाध्यत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है जब कोई केस लेकर जाएगा, ये नहीं कि वो अड़चन अड़ा देगी, पर ऐसे तो हर कोई पहुंच जाएगा। इसलिए ये एक्टिव हमारी इंडिया में नहीं चलता, ये बाहर चलता है। बाहरले जो स्पेन
कंट्री वगैरह की होगी, वो मौत का अधिकार दे रखा है उनको कि जो भी व्यक्ति जीना नहीं चाहता तो आओ एक चेयर पे बैठ जाओ, तो वो इंजेक्शन लगाते हैं, घंटे 2 घंटे में उनकी आराम से थोड़े धीरे 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 से डेथ, तड़फते नहीं वो, अच्छे से डेथ होती है। हमारे इंडिया में नहीं, हमारे इंडिया में पैसिव है। पैसिव कैसे कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी सांस पे जिंदा नहीं, जैसे कोई वेंटिलेटर पे लेटा हुआ और उसको ऑक्सीजन दी गई है, तो उसको उनके घर वालों ने, जैसे वो कोमा में चले गए, उनके घर वाले 20 साल हो गए वो हॉस्पिटल में पड़ा है, खर्चे के लिए पैसे नहीं घर वालों से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट को कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं और हॉस्पिटल वाले भी इसका इलाज नहीं कर सकते। हॉस्पिटल वाले भी लिख के देते हैं कि क्योंकि ये अपने सांसों पे जिंदा नहीं है, कोमा में है व्यक्ति, वेंटिलेटर पे और ऑक्सीजन चल रहा है, तो उसका ऑक्सीजन हटा के जो उसको दिया जा रहा है ना बनावटी चीज, उसको हटा के उसको बोलते हैं पैसिव। पैसिव उसको जो बनावटी ढंग से जो भी क्रिया करी जा रही है उससे वो स्पोर्ट हटा लो, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ये कब आया था? ये हमारे पास आया था अरुणा बहन केस में, अरुणा बहन केस 2011 में ये कॉन्सेप्ट आया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे निर्णय सुनाया था। अरुणा बहन थी, उस पे ये फैसला सुनाया गया था पैसिव पे। ठीक है जी, ये 2 प्रकार की हमारे पास है। और फिर है हमारे पास आर्टिकल 21A, ये है राइट टू एजुकेशन। ये पहले नहीं था, ये जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन देखिए, ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2011 में, 2002 में। राइट टू एजुकेशन हमारे पास जोड़ा गया था ये 86 अमेंडमेंट 2002 में। देखिए इस अमेंडमेंट की वजह से हमारे पास 3 आर्टिकल प्रभावित हुए थे, तो मैं वो आर्टिकल ही ले लेता हूं। 2 तो हमारे राइट में नहीं है, बट एक हमारे राइट में है। जैसे आर्टिकल 21A, आर्टिकल 40 और उसके बाद एक था हमारा 51A का 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज। 11वीं ड्यूटीज जोड़ी गई, पहले 10 थी फिर 11 बनाई गई। देखिए इस आर्टिकल में पहले हमारे पास आर्टिकल 45 में जैसे संविधान बना था, तो आर्टिकल 45 में था कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जो देने का प्रावधान था वो राज्य सरकारों का था, और राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि केवल जीना नहीं, गरिमा सहित जीना, गरिमा मतलब अणख के साथ जीना, तो अणख के साथ जीने का मतलब एजुकेटेड होगा तभी तो जी पाएगा। इस करके एजुकेटेड को क्या करो, फंडामेंटल राइट में लेकर आओ, परमानेंट इसके लिए कानून बनाओ। तो फिर ये ऐड किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कि भाई इस जो आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये आर्टिकल जो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस करके क्या करते हैं कि हम इसको राइट बना लेते हैं कि हर एक नागरिक जो इंडियन होगा 6 से लेकर 14 साल तक का होगा, उस बच्चे को 6 से लेकर 14 साल तक वाले की दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और इसमें पहले 6 से 14 था, अब इसमें कर दिया 0 से 6। आपने देखा होगा कि गांव में आंगनबाड़ी सिस्टम चलता है, जो सेंटर भी और हमारी स्टेट सरकार भी चलाती है। तो अब पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 45 में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको स्पेशल पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल 45 में कितने साल के बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाती है? तो 0 से 6 साल तक है। यहीं पे मिस्टेक करते हैं बच्चे। देखिए आप लोग पढ़ते हैं बट आप ब्रीफ नहीं पढ़ते, जहां से वो क्वेश्चन उठाते हैं ना उसको छोड़ देते हैं। मोटा मोटा देखिए, आप पेपरों में अब वो नहीं आएगा, वो भूल जाओ, आप ब्रीफली चीजें आती हैं। इसी करके कहता हूं कि मेरी जो मैं कर रहा हूं ना आपके लिए, इसको ध्यान से सुनते रहो। ऐसे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा
कि जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारा की यहीं से मटेरियल बन जाएगा, आपको सिर्फ नोट्स बनाओ और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, टेंशन फ्री हो जाओ आप। इसमें 0 से 6 साल तक के, इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री है। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ी गई, इसमें क्या गया कि हर पेरेंट्स की ये मोरल ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो गरीब परिवार होते हैं वो बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, वो उनको दिहाड़ी में या कहीं पे लगा देते हैं, जिस वजह से उनकी भी ये ड्यूटी बना दी गई कि भाई तुम अपने बच्चों को कहाँ पे भेजो, स्कूल में भेजो। ठीक है जी। अब आता है हमारे पास आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है राइट फॉर अरेस्ट। देखिए, किसी गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, गिरफ्तारी के विरुद्ध। देखिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है जी, तो किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसका भी तो कुछ राइट है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसका क्या राइट है। देखिए, पहले तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, उसको बताना होगा कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और इस गिरफ्तारी का कारण ये है, जिसको हम वारंट बोलते हैं, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं, कि भाई हम आपको गिरफ्तार करें, इस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध ये एफआईआर लिखाई है या हमारे पास ये वारंट है आपके घर की सर्च करने के लिए। जब तक वो आपको ये नहीं दिखाएगा तब तक आप को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। और गिरफ्तार कर लिया बिना कारण बताए और आपके घर की तलाशी ले ली बिना वारंट दिखाए तो आप सीधे कोर्ट में जाओ, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट, 226 आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, और उस पुलिस वाले की आप वर्दी उतरवा सकते हो। राइट को जानो पहचानो, पुलिस वाले आपका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस आप बेकसूर होने चाहिए। अगर आप कसूरबाद भी हो और आपके विरुद्ध किसी ने अरेस्ट वारंट नहीं है या किसी ने एफआईआर नहीं लिखाई तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और लेडीज पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, जेंट्स गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर कोई जेंट्स गिरफ्तार करके आपको थाने में रखा जा रहा है और वहां पे कोई लेडीज नहीं है तो आप उस पुलिस वाले की वर्दी उतरवा सकते हो, ये आपका राइट है। अगर लेडीज के लिए लेडीज होना जरूरी है। अगर आपको कोई जेंट्स गिरफ्तार करने आ रहा है घर पे तो बस कुछ नहीं करना, साथ के साथ उसको वर्दी आपको पेश करो, उसकी वर्दी उतर जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद आर्टिकल इसमें क्या कहा गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहां पे ले जाना पड़ेगा, उसको अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। किसके सामने पेश करना पड़ेगा? अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। क्लियर है जी। इसमें कारण बताना होगा और लेडीज पुलिस को लेडीज, और शाम को लेडीज को गिरफ्तार नहीं कर सकते 5 बजे, हाँ 5 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बाद। ठीक है जी। पहले तो ये हो गया। और 24 घंटे के अंदर अंदर कहां भेजना पड़ेगा, उसको अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। अब अदालत उसको रिमांड सुना होगा, अपने रिमांड पे भेज दिया, न्यायिक हिरासत में वो उसको भेजेगी या वो उसको यहां से वरी कर सकती है, वो उसको बता सकती है कि अरेस्ट गलत है या सही है, वो अदालत फैसला करेगी। और वो अपनी मनमर्जी का क्या चुन सकता है, वकील भी चुन सकते हैं जी। इसमें भी वही है कि अपनी मनमर्जी का क्या चुन लो आप, वकील रखने के भी उसका राइट है जी। क्लियर है जी। और हाँ, इसमें उपवाद है कुछ, इसमें एक्सेप्शन दी हुई है कि ये कारण आप 2 व्यक्तियों को नहीं बता सकते। एक तो निवारक, इसके प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है बताता हूं। एक दुश्मन देश के जो कैदी होते हैं, एलियन जो एनिमी होते हैं दुश्मन देश के, इनको आप ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हो, ये अदालत में नहीं जाएंगे। तो दुश्मन वाले
और निवारक वाले प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, देखिए दो तरह के क्राइम होते हैं, दो तरह के व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं। एक तो उस व्यक्ति को जिसने लगा है कि क्राइम कर लिया, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का सिर पाड़ दिया, कोई गाली गलौज कर रहा है, जहां चोरी कर ली, डाका मार लिया, खून कर दिया, तो उसको तो हमें पता है किसने व्यक्ति ने कर दिया, तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बट कई बार सरकार क्या करती है कि जैसे जम्मू कश्मीर की उदाहरण लेता हूं मैं, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन समझाओगे। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई थी, तो आपको पता था कि वहां पे जो देश को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, जहां राजनीतिक दल हैं, वो अपनी रोटियां बेलने के लिए लोगों को भड़काएंगे और क्राइम इन फ्यूचर में क्राइम हो सकता है, जिनकी वजह से इन फ्यूचर में क्राइम हो सकता है, तो उन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। जैसे फरूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने अंदर कैद कर देते हैं, मतलब उसको उसके घर के आले दाले पुलिस पहरा देने लग जाती है। थाने में तो उसको लेते, उसके घर के अंदर ही नजरबंद कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा पंजाब में कौन से लीडर, किस लीडर को कहूं मैं कि नजरअंदाज कर दिया, तो सारों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ तो कुछ पता नहीं लगता किसको नजरअंदाज किया था। जैसे खैरा साहब को लगा लेते हैं हम कि खैरा साहब, हमें लग रहा है कि हम कोई कानून, जैसे खलिस्तान का मुद्दा है और खलिस्तान वालों पे हम सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो सिमरजीत सिंह मान जो खलिस्तान का समर्थन करता है, तो सिमरजीत सिंह मान को पहले ही पूरी के पूरी पुलिस उसको अपने घर में नजरअंदाज कर देगी, उसके मोबाइल फोन, व्हाट्सएप वगैरह जो भी सब कुछ अपने जब्त कर लेगी, कोई भी उसका इंटरनेट सब बंद कर देंगी 3-4 महीने, ताकि वो दुनिया से मेल मिलाप ना रख सके, किसी को भड़का ना सके। तब तक शांति नहीं होती, तब तक उसको निवारक में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, ये टॉपिक लग गया, वो लंबा टॉपिक है कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। 3 महीने से ज्यादा बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ता है, अदालत के कुछ बंदे बैठते हैं, तो वो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बता दिया मैंने आपको, आप वीडियो में साथ साथ में कोई नहीं बताता, इसको अलग से पढ़ना पड़ता है, मैंने फिर भी आपको बता दिया। ये आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यही है कि आप किसी भी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते, कहीं पे बेच नहीं सकते। जैसे पहले गुलाम हुआ करते थे, ये गुलामपना बंद किया है कि आप किसी भी स्त्री को बेच के उसके वैश्यावृत्ति नहीं करा सकते, उसको सेक्स वर्कर नहीं बनवा सकते, या फिर आप अपने घर में किसी को खरीद कर दास या गुलाम बनाकर उससे काम नहीं करवा सकते। और इसके बीच है कि किसी भी व्यक्ति को आप काम करवाते हो तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उतना वेतन देना पड़ेगा जितना वो काम करे, और 8 घंटे से ज्यादा आप काम उससे नहीं करवाए, अगर करवाएगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे आपको। कि और तीसरा है इसके बीच कि जितनी उचित मूल्य बाजार में उस काम की मार्केट की वैल्यू है, जैसे एक दिहाड़ीदार की कीमत एक दिन की 500 रुपये है, तो आप उसको 500 से कम नहीं दे सकते। ये क्या हो जाएगा, ये शोषण। मतलब किसी भी मजदूर का, किसी भी स्त्री का, किसी का भी आप हनन नहीं कर सकते। अगर आप करोगे इस प्रकार से, उसके श्रम में, उसकी मेहनत में जो उसने काम किया है, तो उसके विरुद्ध आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। और आप अगर किसी को खरीद कर आगे बेच रहे हो, जैसे बच्चे को खरीद के भीख मंगवा रहे हो, ये नहीं होगा, क्योंकि ये विरुद्ध किया हुआ। आर्टिकल 24 में पहले बता चुका हूं कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए कारखानों में, माइंस में और छोटे छोटे ढाबों में क्या मनाही है, काम करने की मनाही है, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा फ्री है, तो आप उससे एजुकेशन करवाइए। आप उससे कारखाने में, कोयले की फैक्ट्री कारखाने में आप उससे काम नहीं करवा सकते। इसके लिए एक चिल्ड्रन प्रोटेक्ट एक्ट बना हुआ है, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। और इसके बीच अमेंडमेंट हो चुकी है 2016 के बीच। क्लियर है जी। तो ये सिंपल सा था हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास, 23-24 हो गया। और उसके बाद हमारे पास आता है राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आर्टिकल 25,
आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 में हमारे पास क्या कहा गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता कुछ नहीं होता है, ये शब्दों का हेरफेर होता है। अपनी मन मर्जी से कोई भी धर्म मान सकते हैं। मन मर्जी से धर्म मानना, अपनी मन मर्जी से आप कोई भी धर्म छोड़ो, अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मानो, वो आपकी मर्जी है। अंतःकरण आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि राज का कोई भी धर्म नहीं है, मतलब सरकार का यहां कोई भी धर्म नहीं है। धर्म मानने की आजादी किसकी है? आपकी है। आपकी मर्जी से मुझे हिंदू धर्म पसंद नहीं, मैं सिख में चले जाऊं, मुझे सिख धर्म पसंद नहीं, मैं मुस्लिम में चलो, मुझे मुस्लिम धर्म पसंद नहीं, मैं कृष्ण बन जाऊं, मैं कृष्ण नहीं, मैं बौद्धी बन जाऊं, मैं जैन बन जाऊं, मेरी मर्जी, मैं सारी जिंदगी ऐसे दौड़ता रहूं चाहे। और मेरी मर्जी है कि मैं कोई भी धर्म को ना मानूं, मैं नास्तिक हूं, सर्टिफिकेट बनवा लूं मैं हाई कोर्ट से कि भाई मैं किसी धर्म में, मुझे किसी धर्म में मत गिनो, वो भी बनवा सकता हूं। ठीक है जी, अपनी मर्जी का। और धर्म का प्रचार करना, जब मैं किसी धर्म को मान ही लिया तो उस धर्म का मैं क्या कर सकता हूं? प्रचार कर सकता हूं। देखिए आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन धर्म वाले पंजाब में क्रिश्चियन धर्म फैल रहा है ऑलमोस्ट, बट कुछ सिख जत्थेबंदियां उनका विरोध करने लग जाती हैं। ठीक है, उनका विरोध, हाँ, अगर आपके विलेज में आकर वो तंग कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, तो विरोध कर सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति शांति से इकट्ठ करके अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। जैसे पंजाब में सरसे वालों का बहुत प्रभाव है, सरसे वाले अपना सत्संग करते हैं, ब्यास वाले अपना सत्संग करते हैं, वो रोक थोड़ी सकते हैं उनको, प्रचार कर रहे हैं, वो उनका राइट है, उनका अधिकार है। अब ये थोड़ी ना मेरी लाठी मेरे एरिया में आए और मैं आपको फोड़ दूंगा, मार दूंगा। मेजोरिटी आप पे होगी तो आपने देखा होगा कई बार कि कहीं सत्संग के आगे पुलिस पहरा देती होती है, खास करके सरसे वालों के आगे, क्योंकि आपको पता ही है पंजाब में थोड़ा सा सरसे वालों में और जो सिख संगत है उनके भी थोड़ा सा बदले की या कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको पता ही है क्यों है, वो गुरुजी ने गलती कर दी थी, उनके संत गुरमीत राम रहीम जी ने गुरुजी का बाणा पाके, तो वो तो किसी ने छुपा ही नहीं ना, वही चुप करो। धर्म का प्रचार, अगर धर्म का प्रचार कर रहे हो तो उसको करने दो भाई, धर्म का प्रचार करने दो। और कई बार क्वेश्चन आता है, आपने सुना का धर्म परिवर्तन, देखिए क्या धर्म परिवर्तन कर सकते हैं इसमें? यह आर्टिकल 25 पढ़ा रहा हूं मैं, आर्टिकल 25 में है धर्म परिवर्तन। क्या धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं पहले ही बोला कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं जैसे हिंदू धर्म का हूं, मैं सिख धर्म अपनाना चाहता हूं, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे कोई छल कपट या लालच ये चीजें देकर अगर मेरा धर्म परिवर्तन कराओगे तो फिर आपको सजा हो सकती है। क्लियर है जी? जैसे अभी इन पे दोष लगते हैं कृष्णों पे कि भाई इन्होंने 5 लाख रुपए देके, जहां इन्होंने इस सिस्टम में लड़ा के, किस धर्म में तो ये है, इसमें ये है, छल कपट से कोई धर्म परिवर्तन करा लिया। बहुत केस चल रहे हैं कृष्ण वालों में पंजाब में, तो इसी वजह से चल रहे हैं। धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से कर लो तो कोई चक्कर नहीं, अगर उसमें छल कपट हुआ तो भाई चक्कर है। और उसके बाद आता है आचरण। आचरण, आचरण मतलब कल्चर या धर्म का आचरण कैसे करना है, क्या चीज करनी है, आचरण होता है। आचरण के बीच क्या क्या जाता है? जैसे मैं सिख धर्म की बात लेता हूं, सिख धर्म आचरण में उसका पहरावा ले लेता हूं। देखिए सिख धर्म में आचरण में क्या है, और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया कि सिख धर्म में कृपान जो 5 प्रकार के ककार है उस वो पहनने के लिए जो हमारे पास राइट टू रिलीजन्स है, किस आर्टिकल में उनको आजादी दी गई है? तो देखिए आर्टिकल 25 में दी गई। इस आचरण में है कि सिखों को कंगा, कृपान, कच्छा, केस, ये सब रखने का अधिकार किसमें है? मतलब 5 प्रकार के ककार,
5 प्रकार के ककार, ये किसमें है? आर्टिकल 25 में है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिखों को कृपाण कंगा जो 5 प्रकार के उनके ककार हैं वो किस आर्टिकल में उनको राइट्स मिला है। जैसे हिंदुओं को टिक्का लगाना है, जब मुसलमानों को टोपी पहनानी है, आचरण में आता है सारा का सारा, वो किस में आता है? ये आता है हमारे पास आर्टिकल 25 में। और दिया गया और क्या है? और एक राइट हो रहा है 25 में कि हिंदुओं के सभी जो हिंदू हैं, हिंदुओं के मंदिर, कहता है हिंदुओं के मंदिर, सभी के मंदिर किन किन लोगों के लिए खुले रहेंगे। मतलब किन किन, इसमें लिखा हुआ है तीनों धर्म के बारे में। वो बोलते हैं जैन, देखिए जैन धर्म वालों को कोई दिक्कत नहीं, यहां पे जा सकते हैं। फिर बोलते हैं बुद्ध, फिर बोलते हैं सिख धर्म। ये हिंदुओं के मंदिर में इनको जाना मतलब ये नहीं, रोक नहीं सकते ये। क्यों? क्योंकि संविधान वालों ने माना है कि ये सारे के सारे हिंदू धर्म से आए हुए हैं। जैन भी हिंदू धर्म से आए हैं, बुद्ध भी और सिख भी। देखिए मैं नहीं कह रहा अगर मेरी वीडियो पे पंगा पाल दे कि सर आपने सिखों को हिंदू क्यों बोल दिया। भाई आप संविधान पढ़ लो, संविधान पढ़ लो आप, तो वो तो सिख धर्म को हिंदू ही मानते हैं। क्लियर है जी? मैं नहीं बोल रहा, प्लीज मेरी वीडियो पे कंट्रोवर्सी मत खड़े कर देना। आर्टिकल 25 में हमारे पास ये है, और आर्टिकल 26 में क्या है? देखिए आप धार्मिक क्रिया कर सकते हो इसमें। धार्मिक क्रिया मतलब जो भी काम करवाना है, जैसे आपने गुरुद्वारा बनवाना है, नमा मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवानी है, जब कृष्णों के लिए यीशु मसीह का घर बनाना, जो चर्च बनानी है, वो आप आर्टिकल 26 में आपको क्या दी गई है? पूरी की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 27 में क्या किया गया कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा। जैसे पहले मुसलमान मुगलों ने क्या लगा हुआ था? हिंदुओं पे जजिया टैक्स लगा हुआ था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो वो बोलते थे कि हम ऐसा धर्म टैक्स किसी पे ना लगाया जाए, तो इसलिए टैक्स लगाना मनाही है। अगर आप सरकार लगा दे कि भाई जो नॉन हिंदू हैं उन पे क्या लगा दिया जाए, कोई भी टैक्स लगा दिया जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कि हमारे आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग हम पे ये टैक्स वसूला जा रहा है, तो हम ये टैक्स नहीं देंगे, और आप जीत जाओगे। कोई सरकार आपके ऊपर धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकती। मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, बट शुल्क की नहीं, मतलब फीस लगा सकती है। क्या लगा सकती है? फीस। क्या होती है फीस? ये देखिए फीस क्या है कि आप सभी धर्मों के विकास के लिए, एक धर्म के नहीं सभी धर्म, कुछ फीस लगा सकती है, और उस फीस को इकट्ठा करके आप सभी धर्म के लोगों के लिए खर्च कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कि मुसलमानों के लिए हज, जब मुसलमान हज पे जाते हैं तो हज पे जाने के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है। ऐसे ही हिंदू अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है। ऐसे सिख धर्म पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या दी जाती है? सब्सिडी। अपने गुरुद्वारा साहब को, करतारपुर साहब को देखना चाहते हैं तो उनके लिए क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है। तो उसके लिए फीस लगाकर वो सभी धर्मों के लिए खर्च करेंगे। क्लियर है नहीं? अब आता है आर्टिकल 28। देखिए आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28 है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, या गवर्नमेंट की कहीं पे एडेड स्कूल है, जब गवर्नमेंट कुछ रुपये खर्च रही है जिन स्कूलों में, उन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए हाँ बच्चों, उनको ध्यान से सुन लो। आप इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह प्रेयर होती है, ठीक है। अब मैं मुस्लिम धर्म के बीच हूं और मुझे कोई और धर्म मानने की इजाजत नहीं, और मैं पंजाब में हूं, और पंजाब में ज्यादातर क्या चलता है? पंजाब में ज्यादातर प्रेयर होती है सिख धर्म की। देखिए मैं यहाँ काउंटर में समझा रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण देके कि जैसे वहां पे कोई भी हिंदू धर्म का हे मालिक तेरे बंदे हम, ठीक है, जहां पर हनुमान चालीसा चला रखी है प्रेयर के बीच,
या फिर वहां पे कोई सिख धर्म के कोई शब्द चल रहा है और मैं मुसलमान धर्म से हूं या मैं हिंदू धर्म से हूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रेयर के बीच की मुझे दूसरे धर्म की प्रेयर करवाई जा रही है, तो आप उस प्रेयर करने से मना कर सकते हो। आपको कोई टीचर आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपको वो प्रेयर करवाने के लिए जबरदस्ती करा है कि आंखें बंद करो, हाथ ये करो, सिर पे रुमाल ढको या ऐसे करो, या आप भगवा कुछ पहन कर आ जाओ, ठीक है, ये हिंदुओं के लिए ये प्रेयर चलेगी, सिखों के लिए सिखों की चलेगी। आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग किसी भी सरकारी स्कूल और जिसमें सरकार पैसा देती है उस स्कूल में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा और धार्मिक शब्द कुछ भी जो होता है उसके लिए किसी को जबरदस्ती आप धक्के से वो शब्द गवा नहीं सकते हैं। मेरी इच्छा कर रही है कि भाई मैं इस प्रेयर में लोगों का साथ दूं। अगर मुझे नहीं जी कर रहा तो मैं प्रेयर से निकलकर एक तरफ बैठ जाऊं और मैं बोल दूं कि मैडम ये धर्म जो शब्द चल रहा है वो मेरे धर्म के विरुद्ध है और मेरा धर्म इस प्रेयर को करने के लिए इजाजत नहीं देता, तो मैं इसलिए अपनी ये प्रेयर नहीं करूंगा। कोई भी टीचर आपको डंडे मारता है तो आप भाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाना, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता है। वैसे तो किसी को दिक्कत नहीं आती, मैं तो समझा रहा हूं राइट की क्या राइट है। हाँ, नेशनल एंथम वो सबका फर्ज है। नेशनल एंथम ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई, वो आपको करनी ही पड़ेगी प्रेयर के बीच। हाँ, अगर किसी भी जैसे कोई हनुमान चालीसा करवाता है प्रेयर के बीच, कोई सिख धर्म का है वो हिंदू की प्रेयर नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा, तो सिख धर्म वाला हिंदुओं की प्रेयर नहीं करेगा। वो तो बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। अगर कोई ना कर दे तो भाई आप टीचर सेवान होकर उसको मारने मत लग जाना, नहीं तो आप अड़िक्के में फंस जाओगे और आपको सजा हो जाएगी। राइट जानो, आर्टिकल 21 है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं, अकेले गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, जहां में गवर्नमेंट स्कूल ने मतलब सरकार ने कहीं पे भी अपना कुछ फंड दिया हुआ है, कहीं पे धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती। ये हमारे पास आर्टिकल 28 है जी। अब आता है आर्टिकल 29 और 30, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। देखिए आर्टिकल 29 में कहा गया है कि नागरिक को अपनी भाषा, संस्कृति और कल्चर को फैलाने के लिए पूर्ण तौर पे क्या है, वो स्वतंत्र है। जैसे मेरी पंजाबी भाषा है और मैं इस पंजाब की भाषा को दूसरे क्षेत्र में फैलाना चाहता हूं, तो मैं वहां पे स्कूल खोल सकता हूं, अपना कल्चर फैला सकता हूं। आपने देखा होगा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में उर्दू करवाते हैं, संस्कृति करवाते हैं। वो किस लिए बना हुआ है? वो इसी आर्टिकल के लिए बना है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति, जो हमारी 22 लैंग्वेज है ना, वो सारी के सारी यूनिवर्सिटियों में करवाई जाती हैं, ताकि वो कल्चर को, आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में आप जाते हैं तो वहां पे 17 सेक्टर में गुजरात के लोग डांस करते होते हैं, राजस्थान के लोग डांस करते होते हैं, वो अपना कल्चर फैलाने के लिए आए होते हैं, उनको रोक नहीं सकता, उनका राइट है। जैसे हम पंजाबी कहेंगे भंगड़ा पान, हमारे कल्चर को फैला रहे हैं कि हमारा डांस जो है भंगड़ा है, या फिर हमारा पहरावा जो है कुर्ता पजामा है, ठीक है जी। हरियाणा वालों का धोती चादरा है, धोती वगैरह, या जो पगड़ी सी बांधते हैं, हमारा पग, हम फैला सकते हैं कि हमारा ये है, हमारी पंजाबी भाषा को हम फैला सकते हैं, तो इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। ये है हमारे पास। और 29 की धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा, इन चीजों के आधार पे किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल या गवर्नमेंट शिक्षा केंद्र जो उच्च होते हैं, जो हाई मतलब स्कूल होते हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल या फिर कॉलेज होते हैं, उसमें मनाई नहीं होगी। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि वह कौन सा आर्टिकल है
कि अनेकता होते हुए भी हमारे संविधान में एकता दिखाई देती है। यही है आर्टिकल 29 कि धर्म, जाति, मूलवश, भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे आप किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आप किसी स्कूल वाले हो जिसमें गवर्नमेंट पैसा लगा रही हो, तो आप उस बच्चे को ये नहीं कह सकते कि भाई तेरी भाषा पंजाबी नहीं है, तू उठ के यहां से चला जा, हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। या तेरा धर्म हिंदू नहीं है, तेरा धर्म सिख नहीं है, हम तुझको नहीं पढ़ाएंगे। या फिर तुम पंजाब के नहीं हो, तुम बिहार के हो, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए आर्टिकल 29 बनाया हुआ है कि प्राइवेट स्कूल का नहीं, मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, जहां पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है, उन स्कूलों में किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी। ठीक है, अलग अलग भिन्नताएं होते हुए भी पूरा हमारा भारत क्या है, एकता में। और ये पेपर यूपीएससी में पूछा गया था कि भिन्न भिन्न होते हुए भी एकता का प्रतीक दिखाई देता है, तो वो किस आर्टिकल में है? तो वो है 29 में। आर्टिकल 30 में क्या है? सिंपल ही है 30 तो भाई। आर्टिकल 30 में है कि आप किसी अल्पसंख्यक मतलब जो आबादी की तरफ से कम हो, जैसे सिख 2% है, ठीक है, पर्शियन जैसे हमारे पास यीशु मसीह एक कुछ % है, तो ये अपना धर्म फैलाने के लिए अपने धर्म के बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं, कहीं पे भी स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, और उस स्कूल में अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इनको मनाही नहीं है, वहां पे आप इनकार नहीं कर सकते। वो उनके धर्म का स्कूल, जैसे हमारे यहाँ पे सिख धर्म के स्कूल खुले हैं, तो वहां पे वो सिख धर्म का पूरा के पूरा क्या दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, सिख धर्म के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। जैसे मदरसे खुले होते हैं, मदरसे में वो पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सरकार भी उसको नहीं रोकेगी। जब पूछ लेते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द कहीं पे परिभाषित है, डेफिनेशन है अल्पसंख्यक की, कहीं पे डेफिनेशन, ये क्वेश्चन आता है कि क्या अल्पसंख्यक की हमारे संविधान में कहाँ पे डेफिनेशन दी गई है? कोई डेफिनेशन नहीं दी गई अल्पसंख्यक की, ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 31। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया, 44 अमेंडमेंट 1978। फिर आता है आर्टिकल 32, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 32। ठीक है जी, देखिए आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू रेमेडाइज, उपचारों का अधिकार, उपचार क्या है? उपचार क्या होता है? उपचार का मतलब ये होता है कि आपको कोई जख्म हो गया तो उसका उपचार कर लो, आपको कोई बीमारी हो गई तो भाई इसका उपचार करा लो। रेमेडाइज का मतलब होता है मल्लम लगाना, किसी भी चीज पे जख्म हो गया उस पर मल्लम लगा दो। तो क्या है आर्टिकल 32 क्या है कि जितने भी तुम में राइट मिले हैं और उन राइटों का आपके पास हनन हो रहा है, तो उनके सारों का सारा मल्लम लगाने के लिए जो आर्टिकल 32 दिया गया है। एक मिनट में पानी पी लूं। तो सारों के मल्लम लगाने के लिए मतलब पूरी के पूरी बॉडी थी, और बॉडी पे अगर तुम्हारे जख्म हो रहे हैं पूरे फंडामेंटल राइट, तो उस पे मल्लम लगाने के लिए आर्टिकल 32 दिया है। अगर आर्टिकल 32 ना होता तो फंडामेंटल राइट का कोई फायदा नहीं होता। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका राइट का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट का रुख कर सकते हो, या सीधा इधर चले जाओ, सीधा इधर चले, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आपने उन फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करना है, तो वो दिया हुआ है आपके पास। और इन हाई 32 में कहा गया है कि आप इस 32 में किसी प्रकार की कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने के लिए दिए गए हैं। और B.R. अंबेडकर ने इसको क्या बोला है? हार्ट एंड सोल, आत्मा और हृदय बोला इसने कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट की, जैसे हार्ट के बिना
शरीर नहीं चल सकता, ऐसे ही आर्टिकल 32 के बिना फंडामेंटल राइट का पूरा संविधान नहीं चल सकता। और ये पूरी की पूरी क्या है, आत्मा है संविधान की। बी आर अम्बेडकर ने 4 विचार ही दिए हैं संविधान के बारे में। एक तो हमारा आर्टिकल 32 की हार्ट एंड सोल का है, दूसरा प्रियम्बल के बारे में पवित्र दस्तावेज का है, तीसरा आर्टिकल 356 को कहा है डेड लेटर, और चौथा कहा गया है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 148 में है, उसको कहा गया इंपोर्टेंट पोस्ट। भाई 4 शब्द क्यों, और यही पूछते हैं पेपरों में। आप पूछते होंगे कि कहां पे लिया है सर, जो पेपर में बनते मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए इस आर्टिकल 32 में क्या गया कि अगर आपका फंडामेंटल राइट में हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहां पे जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इसके लिए क्या दी गई है आपको आर्टिकल 32 में, रिट्स दी गई हैं। रिट्स 5 प्रकार की रिट्स हैं आपके पास। कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की रिट्स। 5 प्रकार की रिट्स हैं। देखिए पहला है हैबस कार्पस। हैबस कार्पस इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षण, हैबस कार्पस बंदी प्रत्यक्षण। और इसका एक और समानांतर नाम है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। देखिए बंदी प्रत्यक्षण दिया जाता है आर्टिकल 21 के विरुद्ध। जो 34 प्रकार के आपके राइट है आर्टिकल 21 में, उनके विरुद्ध दिया जाता है। अगर उनका आपका हनन हो रहा है तो ये किन किन लोगों के लिए दिए थे, निजी हो या गवर्नमेंट इंप्लॉय हो। देखिए ये रिट आप प्राइवेट लोगों के विरुद्ध भी पा सकते हो, जैसे फैक्ट्री होगी, LIC कंपनियां होगी, जो भी प्राइवेट कंपनी होगी, जहां पर कोई गवर्नमेंट संस्था होगी, कोई भी गवर्नमेंट संस्था जो आपका हनन कर रही है, तो वो हैबस कार्पस के थ्रू कहां पे जा सकते हो आप, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और ये पूछते हैं भाई कि हैबस कार्पस में आप किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। निजी व्यक्ति, गवर्नमेंट व्यक्ति, दोनों के विरुद्ध जा सकते हो। क्लियर है जी। और हिंदी में बोलते हैं तो शरीर प्राप्त करना, शरीर प्राप्त करना। आर्टिकल 21 क्या है, जीने का अधिकार, और जीने के बीच क्या गया, पूरा के पूरा शरीर। इसलिए इसका पूछ लेते हैं हैबस। आपको पेपर में हाई कोर्ट का पेपर देते हैं ना क्लर्क का, वहां पे 5 प्रकार की रिट पा देंगे और उनके उल्ट पुल्ट पा देंगे आपको, उनके समानांतर इंग्लिश में ही। टू हैव द बॉडी ऑफ किसका बनेगा, तो धीरे से ध्यान रखना, इनको लिख भी लेना। और दूसरी है मंडामस, इसको बोलते हैं परमादेश। परमादेश हिंदी में बड़े खतरनाक नाम होते हैं, पंजाबी में इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। मंडामास होता है वही कमांड, इसका मतलब होता है वही कमांड। क्लियर है जी। इसका समानांतर शब्द है वही कमांड, कि हम निर्देश देते हैं। ये किसके विरुद्ध होती है, ये सिर्फ और सिर्फ निजी गवर्नमेंट व्यक्तियों के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट व्यक्तियों के लिए है। गवर्नमेंट व्यक्तियों के मतलब कोई सरकारी व्यक्ति काम नहीं कर रहा आपका। जैसे मैं स्कूल की बात लेता हूं, कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल का काम है पूरा के पूरा, DDO का काम है आपकी सैलरी निकलवाना, सैलरी पे सिग्नेचर करना। अगर वो सैलरी पे सिग्नेचर नहीं करे कि मैं आपकी सैलरी नहीं करवाऊंगी, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो आप सीधे कहां पे चले जाओगे, मंडामस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और वो उनको देश करेंगे हम आपको कमांड करते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ सरकारी मुलाजमों के लिए, सिर्फ सरकारी संस्थाओं के लिए ये होता है मंडामस। क्लियर है जी। पहला हो गया आपका हैबस कार्पस, दूसरा हो गया मंडामस परमादेश, तीसरा और चौथा इकट्ठा हो जाएगा प्रोविजंस प्रोविजन और सेटोरियो।
देखिए प्रोविजंस और सेटोरियो, प्रोविजन का मतलब है 2 4 बिट, इसका मतलब होता है 2 4 बिट, और इसका मतलब होता है वी सर्टिफिकेशन, वी सर्टिफाइड। देखिए ये दोनों की दोनों है जो हमारे पास उच्च अदालतें होती हैं, उच्च अदालतें अपनी निचली अदालतों के लिए करती हैं, निचली अदालतों को उच्च अदालतें, जैसे सुप्रीम कोर्ट होगी वो सारे के सारे हाई कोर्ट को कर देंगे, जैसे हाई कोर्ट हो गया वो सारे के सारे जो स्टेट में अदालतें होती हैं उनको अपने के अपने ऑर्डर कर देंगे। जैसे प्रोविजंस क्या होता है कि कोई कोर्ट कि जैसे पंजाब और हरियाणा कोर्ट है वो अपने दायरे से बाहर जाके कोई फैसला सुनाने जा रही है, वो उसके दायरे में नहीं है। प्रोविजंस क्या है कि उसके दायरे में नहीं है और वो फैसला सुनाने जा रही है, फैसला सुनाया नहीं, तो वहां से सीधा केस उठा के सुप्रीम कोर्ट अपने पास कहते कि ये मुझे दे दो, ये आपके दायरे में नहीं है। चाहे फिर कोई निच अदालत है, जैसे पटियाले की अदालत है, पटियाले की अदालत कोई फैसला सुनाने जा रही है जिसके दायरे में नहीं, तो हाई कोर्ट सीधा के सीधा उसको उठा के कहां पे ले जाएगी, अपने पास ले जाएगी। और सेरिटोरियो में क्या है, सेरिटोरियो में क्या है कि इसने अपने दायरे से बाहर जाके फैसला सुना दिया, इसने अपने दायरे से बाहर जाके क्या कर दिया, फैसला सुना दिया। अब उस पूरे के पूरे फैसले को खत्म करना है तो फिर इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट उठा के उस पूरे के पूरे फैसले को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। क्लियर जी। लास्ट है क्वा वारंटो। क्वा वारंटो इसका मतलब है विच अथॉरिटी और वारंट, विच अथॉरिटी और वारंट, विच अथॉरिटी और वारंट। अधिकार पूछो कुछ ऐसे ही इसका पंजाबी में बोलते हैं, वारंट, विच अथॉरिटी और वारंट, कि तुम्हें किसने इजाजत दी ये काम करने की। देखिए ये सरकारी मुलाजमों के लिए होती है सारी के सारी। जैसे सिंपल सा एक वारंट, जैसे कि कोई जूनियर है, जैसे मैं जॉब पे लगा हूं, मुझे लगे हुए को किसी व्यक्ति से 10 साल हो गए और मेरे से जो 2 साल बाद में लगा उसको ऊंचा पद मिल गया मेरे से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा कि प्रमोशन तो मेरी होनी थी, इस व्यक्ति को आपने कैसे मेरे से ऊपर उठा दिया, मेरी कास्ट का है, मेरी सेम उसका है, ठीक है जी, तो एक ही उसके हम इसको कैसे बना दिया। तो मैं कहां पे जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और उस व्यक्ति से अदालत पूछेगी जो भी उसकी अथॉरिटी है कि भाई तुमने किस अथॉरिटी और किस वारंट के आधार पे इस व्यक्ति को आपने उच्च पदवी पे बढ़ा दिया है, प्रमोशन में आप किसको ये बढ़ा दिया। सारी किसी में होते हैं, सरकारी मुलाजिमों के लिए होते हैं। इस प्रकार की हमारे पास रिट्स थी, 5 प्रकार की रिट्स। देखिए आगे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या है, तो कुछ परसेप्शन है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीबीआई हो गया, बीआई हो गया, आईबी हो गया। तो क्या कर सकती है, इन सब की जो अधिकार होते हैं वो सीमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, ठीक है जी। और इसी में लिखा गया है आर्टिकल 33 में कि हम पूरे के पूरे जो संविधान में राइट दिए हैं हम इसको घटा सकते हैं और बता सकते हैं। आर्टिकल 33 में ये कहा गया जितनी भी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीबीआई है और आईबी है, हम इसको इतने राइट नहीं दे सकते। अगर इनके राइट के बारे में ये कहां पे नहीं जा सकते, अदालत में नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास हमारी पूरी के पूरी इंफॉर्मेशन होती है और हम इनके राइट क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। आर्टिकल 34 में है कि सिंपल बताऊं, आर्टिकल 34 में है कि जब भारत में कहीं पे भी राष्ट्रपति राज लगा हो या सैनिक राज लगा हो तो वहां पे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, अधिकार समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि खास करके सैनिक विद्रोह हुआ हो तो सैनिक विद्रोह
ये नहीं बोल सकते कि हमारे राइट है, जहाँ राष्ट्रपति राज लगा हुआ है कि हमारे राइट है, क्योंकि उधर से राष्ट्रपति राज लग गया और उधर से सैनिक विद्रोह कर दें तो उनके राइट क्या हो जाएंगे, सीमित, इनको राइट नहीं मिलते। और आर्टिकल 35 में है कि कुछ संविधानों, कुछ राइट्स के लिए हम दंड के लिए कानून बना सकते हैं, जैसे आर्टिकल 17 में और आर्टिकल 24 में हम इन राइट्स के लिए क्या कर सकते हैं कि आगे जाके इनके लिए हमें एक्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट खत्म हो गए हैं। देखिए मुझे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ा क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो अपलोड नहीं होती, मेरे पास नेट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, वाईफाई का ज़्यादा 5-6 घंटे में अपलोड होती है, बहुत टाइम लगता है। तो कृपया आपने जितनी वीडियो सुनी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। और उसके बाद जितना आप इस वीडियो को प्यार करोगे तो मैं आगे मोटिवेट होऊंगा आपके लिए अच्छा सोर्स प्राप्त, मतलब अच्छा हो कंटेंट तो पूरा तैयार है, कंटेंट में कोई कमी नहीं, बट मुझे लग रहा है कि डिजिटल बोर्ड और डिजिटल कैमरा होना जरूरी है, बट उसके लिए 3-2.5 लाख का प्रबंध करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे सब्सक्राइब करके और शेयर करके अपने व्हाट्सएप में भी इसको लगा सकते हो स्टेटस में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आई होप आपने ये सारा फंडामेंटल राइट आपका तैयार हो गया होगा। थैंक यू।